शिखर सर आप प्लीज मंच पर रहें। जो अगला पैनल हमारा रहने वाला है इन्वेस्टिंग डैडी से हमारे साथ डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी होंगे, फाउंडर हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विनय, आप प्लीज मंच पर आएं। इनसे पैनल में डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके बारे में आपको कुछ ऑडियो विजुअल के जरिए जानकारी साझा करते हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी। नमस्कार है सभी को, अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ख्वाबों से भरी ये स्टॉक मार्केट और इससे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बात की जाए तो जहां हजारों ऐसी थ्योरीज जो विदेशों में बनी है और इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगलसराय के रहने वाले डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ने वो कर दिखाया जो पूरे भारत में कोई नहीं कर पाया। एलटीपी कैलकुलेटर, एक ऐसा नाम जो आज से 3 साल पहले तक न किसी ने सोचा था, न किसी ने सुना था, लेकिन आज गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग नाम है। डॉक्टर तिवारी के द्वारा दी गई थ्योरी जैसे 6 kinds of developer, chart of accuracy 1 and 2 इत्यादि आज देश के 50,000 से भी ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने का एक नया जरिया और नजरिया दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर तिवारी ने चंदौली में डैडीज इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्टल की भी नींव रखी है, जो क्लास 6 से ही बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी, जिन्होंने कभी अकेले चलना शुरू किया था, आज लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और इनके जैसा। तो ऑडियो विजुअल के जरिए आपने डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी के बारे में जाना, जो कि फाउंडर है इन्वेस्टिंग डैडी से और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे डिस्कशन करेंगे और जो अगले खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे ज़रूर कराऊंगी। लेकिन ये प्रोग्राम जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से खास मेहमान गोरखपुर के विकास में अपना योगदान निभा रहे हैं, उन्हीं से डिस्कशन करने के लिए हमने यहाँ गोरखपुर की धरती पर आयोजित किया है। अलग अलग सेक्टर से हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और अब राजू कुमार जायसवाल जो कि जीडी कॉइन का पब्लिक स्कूल से गोरखपुर से हमारे साथ हैं, चेयरमैन है। बहुत स्वागत है आपका राजू कुमार जी। अब इनके बारे में कुछ ऑडियो विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं। आर.के. जायसवाल उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिकता, उदारता और परोपकारिता की समग्रता सहित सामाजिक समरसता के गुणों से युक्त एक विनम्र व्यक्तित्व है, जो शैक्षिक अवसरों में सुधार के दृष्टिकोण के प्रति समर्पित भावना और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। जब से दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई, एक समान शिक्षा के मॉडल ने शिक्षा के क्षेत्र समेत आधुनिक मानव के जीवन को प्रभावित किया। तब से गोरखपुर की धरा पर शिक्षा का सृजन करने की संकल्पना को मूर्त रूप देने की परिकल्पना करते हुए आर.के. जायसवाल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गोरखपुर की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के तौर पर आर.के. जायसवाल गोरखपुर संस्था का संचालन करते हुए ज्ञान की ज्योति का प्रकाश पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में प्रसारित कर रहे हैं। आप विद्यालय के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान कर गोरखपुर को शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने के क्रम में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो डॉक्टर विनय और राजू कुमार जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं और अब इनसे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। शेखर सुमन जी से ओवर टू यू। वो कहते हैं कि यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है और उसके बगैर जो आपकी सोच है, जहां से आप आ रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी साहब, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजू जी, राजू कुमार जायसवाल साहब। अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग सोच के लोग। आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, ये इट्स अ वेरी कूल नेम दैट यू हैव केप्ट, और आम हिंदुस्तानी शायद इसका मतलब नहीं समझ पाएगा और शायद छोटे शहरों में लोगों को बड़ा अटपटा भी लगेगा, बट दिस इज अ वेरी कूल नेम एज दे वुड से इन ए मेट्रोपोलिस। इन्वेस्टिंग डैडी, व्हाई दैट नेम, इन्वेस्टिंग डैडी?
इन्वेस्टिंग डैडी नाम इसलिए क्योंकि मेरा हमेशा से सोचना ऐसा रहा है कि जब हम बड़े होते हैं तो माता का जो काम होता है, मम्मी का काम, वो हमको संस्कार देने का होता है। जी। और जो पिता का काम होता है वो हमको हमेशा रास्ता दिखाते हैं कि बेटा आगे जाके पैसा कैसे कमाना है, जीवन में ग्रोथ कैसे करनी है। तो इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट के तरीके वो हमको पिता सिखाते हैं। और डैडी तो उसका टैगलाइन भी है ऐसा ही कि टू शो यू द राइट पाथ ऑफ इन्वेस्टिंग। ऑलवेज ऑलवेज द डैडी। पर आजकल माँ भी जो है वो बहुत सक्षम हो गई हैं, वो भी बिल्कुल, सही बिल्कुल, रास्ता दिखाती हैं। ऐसी बात नहीं है, तो यू शुड नेम इट इन्वेस्टिंग डैडी एंड इन्वेस्टिंग मॉमी। एनीवे, ये कहाँ से आपने ये जो गूगल पे जो बताया गया ऊपर टॉप ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग की दुनिया में एक अलग पहचान, ये क्या है? जस्ट लेट्स नो मोर अबाउट दिस। बिल्कुल, जो LTP कैलकुलेटर है ये मेरा ऑप्शन चेन का स्नैपशॉट डेटा टूल है। बेसिकली भारत में क्या होता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी लोग ट्रेड वगैरह करते हैं तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने कहने का सेंस इन द सेंस की जैसे कोई बॉलिंजर बैंड की थ्योरी पढ़ रहा है, कोई गैन थ्योरी पढ़ रहा है, या ऐसी कई सारी थ्योरीज है जो विदेशों से आई हैं और भारत में कंटिन्यूड हो रही हैं। मतलब लोग उन पर रिसर्च करके और आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपने आप में एक अपनी खुद की थ्योरी बनाई है और वो बेसिकली वो मल्टीपल थ्योरीज हैं जो बेसिकली बेहतरीन मार्केट में काम करती है। और मैंने अपनी एक कैलकुलेशन डेवलप की हुई है जो कैलकुलेशन रिवर्सल प्राइसेस को कैलकुलेट करता है। यानी स्टॉक मार्केट में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स वो कब कहाँ किस पॉइंट से रिवर्स होंगे, वो पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और उन्हीं कैलकुलेशंस के थ्रू रिवर्स होता है। तो ये पूरी स्टोरी उसी की है और ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट डेटा टूल ही उसी का है। और जब पहले तो मैं इसको खुद इंडिविजुअल ट्रेड करता था कोविड तक, और ड्यूरिंग कोविड एकदम समय ही समय था, तो मैंने सोचा कुछ 2-4 लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। जब सिखाना शुरू किया तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और फिर धीरे धीरे वो कब गूगल पे टॉप पे ट्रेंड करने लगा मुझे खुद को नहीं पता चला कि वो टूल टॉप पे ट्रेंड करना शुरू कर दिया। बट दिस इज टोटली स्पेकुलेटिव गेम, इज वुड यू एग्री कि ये जो आप जो बता रहे हैं लोगों को, वो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क भी है, फाइनेंशियल रिस्क है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क होता है। कितना रिस्क होता है इसमें? देखिए, रिस्क डिपेंड करता है, हर एक बिजनेस में हर एक जॉब में रिस्क होता है। हाँ, नहीं, पर इसमें तो इस किस्म का रिस्क है कि रातों रात पूरा ही सफा हो नहीं, जाता है। वो हर बिजनेस में है रातों रात पूरा ही सफा। थोड़ी देर पहले आप डिस्कशन कर रहे थे तो एक लोग रातों रात पूरा सफा होकर विदेश चले गए, तो वो बिजनेस तो अलग है, लेकिन कैसे सफा हो गए? तो रिस्क तो हर बिजनेस में है। बट नहीं, ये इनमें तो सफा होने में 3 जनरेशन लगे। हाँ। ये तो 3 मिनट में सफा हो जाता है। नहीं, 3 मिनट में सफा वो तब होंगे जब आप कैलकुलेटेड नहीं है, जब आप उस बिजनेस को, व्यापार को समझते नहीं है। किसी भी व्यापार को अगर आप समझते हैं तो कैसे सफा हो जाएंगे? अगर आप किसी भी व्यापार को समझते ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है और आपने जो मंत्र जानते नहीं है उस वाले सांप के बिल में हाथ डाल दिया, तो ऑब्वियस सी चीज है नहीं, पर इसके बारे में खास ये कहते हैं कि जब तक आप समझते हैं तब तक सब कुछ सफा हो जाता है। हाँ, ये तब के लिए है जब आप किसी भी व्यापार को करने के लिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टॉक मार्केट में बेसिकली, कि लोग आते हैं ना तो लोग ऐसा ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि बस आज मैंने शुरू किया और कल से वॉरेन बफे और झुनझुनवाला के सपने आने शुरू हो जाते हैं। ये जो ख्वाब ऐसा ही लगता है, इट्स लाइक गेटिंग इनटू अ कैसीनो, अ गैम्बलिंग, जहां मेरा जैकपॉट लगने वाला। उनको लगता है हमने लाख लगाए हैं और कल मुझे 10-20 करोड़ मिल जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा। आज पौधा लगाया, कल वट वृक्ष मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये समझाना, डू यू हैव योर ओन शो और यूट्यूब में कुछ ऐसा है जहां आप ये हिदायत देते हैं, बताते हैं लोगों को? हाँ, ऑब्वियसली। मैं यूट्यूब पर, मेरा LTP कैलकुलेटर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो उसको देखते हैं। बेसिकली कहना क्या है, किसी भी जॉब या बिजनेस को जब हम लोग करते हैं, जैसे हमने जॉब किया तो लोगों की समझ कैसी होती है कि कोई नौकरी किया तो नौकरी में वो फर्स्ट स्टेप में पहले इंटर होगा, उसको प्रमोट होने में हो सकता है 2 साल लगेगा और प्रमोशन पाने में 4 साल लगेगा। फिर अगर वो किसी कंपनी का CEO या कुछ बनना है उसको, तो हो सकता है 15-20 ईयर्स लग गए। वहां ग्रोथ के लिए हम 15-20 ईयर्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, हम रातों रात ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं कि हमको रातों रात ही करोड़पति अरबपति सब बन जाना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप जितना वक्त देंगे उतना ज्यादा ये बाजार आपको समझ आना शुरू होगा। पर जब इतनी समझ है आप में, तो यू शुड बी द रिचेस्ट मैन इन दिस कंट्री और वन ऑफ द रिचेस्ट। वन ऑफ द रिचेस्ट कहने के लिए फिर मुझे भी उतना ही समय देना पड़ेगा जितने में लोग वन ऑफ द रिचेस्ट हुए। मैं भी, मुझे 15 ईयर्स बाजार में हुए हैं और मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं एक अच्छा खासा टैक्स अमाउंट पे करता हूं। शायद मेरे जिले में एक या 2 लोग ऐसा पे करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं करता हूं अच्छा खासा टैक्स अमाउंट पे। इस शो के बाद आपसे जुड़ना होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। डेफिनेटली मैं भी अच्छा खासा टैक्स देना चाहता हूँ। You are also imparting financial education to
टू क्लास 6 Class 6 onwards. तो ये इतने कम उम्र में वो लोग की समझ होगी जो इसको ग्रास्प कर पाएंगे? हाँ, बेसिकली ये समझ जनरेट करना भारत में बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में हम एक एजुकेशन के जो ढर्रे पे चले जा रहे हैं और फिर ग्रो करके होता क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई 35, कोई 40, कोई 50, कोई 60 की एज में इस स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट को सीखने की कोशिश करता है क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है उससे, सीखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम अपने पढ़ाई की बात करें, अपने एजुकेशन की बात करें, तो बच्चे कैसे होते हैं कि बच्चों को हम सब कुछ तो सिखा दिए, सब कुछ सिखा दिए, लेकिन हमने वही नहीं सिखाया जो उसको जीवन भर करना है। वो ये कि पैसा कमाना कैसे है और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये हमने पूरे टाइम नहीं सिखाया। उसको पता कब चला? जब उसने स्कूल खत्म कर लिया, जब वो कॉलेज में चला गया, जब वो ग्रेजुएशन कर तो लिया। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, नहीं तो ये होगा 60 की उम्र में आप सीखेंगे। बोले वो 60 की उम्र में उसने सीखा, बोला फिर क्या हुआ? बोला 61 भी पार नहीं कर पाया। हाँ, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज होती है कि इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं कि हम लोग टालते हैं। टालने का मतलब क्या होता है कि हम ये नहीं समझते। मैं हमेशा कहता हूं कि हम जिस भी डेट पे, आज इस वक्त अभी जिस सेकंड में हम बैठे हुए हैं, हम और आप या कोई भी बैठे हुए हैं, वो सब अपनी लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हैं। लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। कोई जवान आदमी है तो वो सोचेगा कि पहले शादी कर लूं फिर इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। शादी करेगा तो फिर कहेगा कि अच्छा बच्चे पैदा कर लूं, फिर वो बच्चा स्कूल जाने लगा, फिर वो बड़ा हो गया और ऐसे चलता चला गया, वो टलता चला गया। लेकिन आज के वक्त में, अभी के वक्त में, यहां पर जितने भी लोग हैं या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हैं। आने वाले दिन में आप कितना भी सोचे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस बात को सबको ख्याल करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। जितनी जल्दी बर्बाद हो सके उतना अच्छा है। अच्छा, यहाँ बैठे जो लोग हैं उनसे पूछना चाहूंगा, इनमें से कितने लोगों ने हाथ ऊपर उठाइए जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? बताइए, शेयर्स में, स्टॉक्स में। कम लोग हैं, क्यों है? इनको कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहिए? वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ, कल करेंगे, या फिर देखिए इन्वेस्टमेंट के कई सारे अपने तरीके होते हैं। ये कारण यही है इसका। मेरा एक स्कूल के पूछिए, मैंने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल ओपन किया। स्कूल के पीछे मोटिव ही क्या था? मोटिव यही था क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम इन्वेस्टमेंट, मतलब अपने पैसे को मैनेज करना। मैं कहता हूँ, माँ बाप कहते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। Obviously. कमा लोग लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें? मैनेज करना। और दूसरी बात, यू नो, एज द सेइंग गोज दैट इट इज इजी टू मेक द फर्स्ट मिलियन, देन द मिलियन मेक्स द रेस्ट ऑफ द मिलियंस। मल्टीपल मिलियंस। हाँ, मिलियन। तो उनको ये सीखना होगा कि जो मिलियन हमने बनाए है, जो भी पैसा है, जो हमारा सरमाया है, जो हमारा कॉर्पस मनी है, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। बिकॉज अदरवाइज इट्स डेड मनी इन द बैंक में। तो आज क्या भी मिलता है? कुछ भी पैसा डंप किया हुआ है। डंप करने का मतलब कि हमारा पैसा रोज कम होता चला जा रहा है। हमको खुद को नहीं पता है कि वो पैसा कैसे दिमाग चाटते चला जा रहा है, जिसको कहते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम एज अ पेरेंट सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, क्रिकेटर बन जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा प्लान ए, ठीक है। अब प्लान ए अगर फेल हो गया तो क्या? हमें नहीं पता कि वो क्या करेगा। अच्छा, चलिए प्लान ए सक्सेसफुल भी हो गया, वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो भी तो ढेर सारा पैसा कमाएगा, तो उसको मैनेज कैसे करेगा? किसी तीसरे आदमी को जब देगा, वो तीसरा आदमी उसको जीवन भर खाता रहेगा, उसको खुद को नहीं पता चलेगा। तो वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको सीरियसली बात करना है कि विकासशील देश से विकसित देश कैसे बनेगा, तो जब तक यहाँ के जन जन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट नहीं आएगा, तब तक आप सोचते रहिए, कहते रहिए, सारी बातें करते रहिए, लेकिन एक शुरुआत किसी को तो करनी होगी। और वो शुरुआत मैंने कर दी है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है। एक बात, यू वुड एग्री विद मी दैट द मार्केट इज वेरी, as we rightly said right in the beginning, speculative तो है, but very unpredictable. आज जो है कल बिल्कुल बदल गया। मौसम की तरह जो बाहर होता है, लंदन वंडे मौसम, अभी धूप है, अभी बारिश है, ये सब होता रहता है। हाउ डू यू ऑफसेट दैट? यस, ये बिल्कुल सही है। कारण उसके पीछे, जैसे आपने जो बात कही ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। वॉलेटाइल, जो वॉलेटाइल मार्केट, वॉलेटिलिटी की भी मैं बात कर रहा हूं। उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण के बारे में बात करना चाहता हूं। हाँ। कारण ये है कि हम जैसे ही फाइनेंस की बात करते हैं, वो डायरेक्टली पीपल कनेक्ट टू स्टॉक मार्केट। हाँ, पहले तो आपको अपना नेचर समझना पड़ेगा। देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल इन दिस दुनिया, है ना? क्या कि एक हो गया सबसे जो डिफेंसिव है, जिसके पास कोई एग्रेशन नहीं है। हमारे दादाजी लोग, आप में से भी कितने सारे लोग होंगे जो फिक्स डिपॉजिट करते होंगे। वो फिक्स डिपॉजिट प्राइवेट बैंक में भी नहीं करते होंगे कि ये बैंक भग जाएगा। लेकिन दूसरा हुआ जो मॉडरेट,
तो मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा एग्रेशन में आता है, वो फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जाता है। और तीसरा हुआ एग्रेसिव। तो ये डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कि किसके अंदर कितना जिगरा है, कितना कलेजा है, वो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करे। पहले तो वो अपने आप को समझे, तब जाके उस एग्रेशन को आप समझ पाएंगे, तब जाके उस वोलेटिलिटी को झेलने लायक आप हैं तो आप एग्रेसिव मार्केट में जाइए। अदरवाइज आपके पास मॉडरेट मार्केट भी है, अदरवाइज आपके पास डिफेंसिव फंड्स भी है, आप उस तरीके से इन्वेस्ट करिए। तो बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाने का मोटिव यही है कि वो समझ पाए अपने आप को कि वो किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, आप पे हम दोबारा आते हैं, तब तक राजू जी जो वहाँ से मंद मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और थोड़ी सी बोरियत भी हो गई, वो छोड़ो यार मैं पहले ही गवा चुका हूं, तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी जरूरी थी। इनके बारे में आप अपने जो जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल जो है जो आप चलाते हैं, उन करते हैं, इसके बारे में बताइए। जो मैं पढ़ रहा था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आम लोगों की समझ में ये जो है अनुभवात्मक शिक्षा और विषयों के एकीकरण, इसके लिए तो अलग से यूनिवर्सिटी जाना होगा इसको समझने के लिए। एक्सपीरियंशियल टीचिंग एंड इंटीग्रेटेड और या इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये क्या है, ये बताइए। सबसे पहले तो शेखर सुमन जी, आपका गोरखपुर के धरती पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये गोरखपुर एक बहुत बड़ा पावन धरती है और आप यहाँ आए हैं, इसमें हम गोरखपुर के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जी न्यूज परिवार का भी हम स्वागत करते हैं कि जी न्यूज परिवार इस मंच पे मुझे बुलाया, और इसके लिए जी न्यूज परिवार के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज जो आपने सर क्वेश्चन किया है, एक्चुअली स्कूल में पढ़ाई, हर स्कूल में एक ही तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत एडवांस हैं, दे अवेयर एवरीथिंग। तो एक्चुअली बुकिस्ट नॉलेज के साथ, जैसे कि हम दूसरे स्किल का कोई शिकायत नहीं करना चाहते हैं कि जस्ट वो क्लास में बुक को, चैप्टर को पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये तो सारे स्कूल करते हैं। जैसे आपने बोला कि आप अलग क्या करते हो, तो मेरा है कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल। ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी है, आज की डेट में 135 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है, जिसका एक फ्रेंचाइजी हमने गोरखपुर में लिया है। तो जीडी गोइंका स्कूल का ये पहला कंसेप्ट है कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है और उस बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ हर मंच पे उनको खड़ा करती है कि उनको किसी भी मंच पे, किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं पे भी अगर आप उनको कुछ भी बोल के पूछना चाहते हैं तो इजी वे में बता सकते हैं। अच्छा, वो नहीं कि हम स्कूल में क्वेश्चन लिखाए और उसी क्वेश्चन को बच्चे ने नोटबुक में लिखा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया और वही बच्चे पढ़ करके एग्जाम दे दिए। ऐसा जीडी गोइंका में नहीं होता है। जीडी गोइंका में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे यहाँ पे हैं, कि उनको पूरे सिलेबस पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन आंसर वहां भी नोट कराया जाता है, लेकिन जब एग्जाम आएंगे ना तो उस नोटबुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस सिलेबस से आएंगे, उस एग्जाम उस नोटबुक से नहीं आएंगे। तो वो बच्चा तभी क्वेश्चन लिख पाएगा जो पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ा हो। यहाँ आपको रोक रहा हूँ, पहले और हमारे जमाने में लोग पढ़ाई तो सब क्लासरूम में जाया करते थे, एग्जाम के टाइम पे कुंजी खरीदते थे जी, कुंजी आया करते थे, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो रट्टा मार के चले जाते थे। जी जी, तो जिसकी लॉटरी लग गई तो फर्स्ट डिवीजन से पास, नहीं तो जी अभी भी क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक मिलते हैं वो। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज का बच्चा जो है हर तरह के सवालों के लिए तैयार है, उसका उसका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो विस्तृत है बिल्कुल कि वो बिल्कुल विस्तृत है सर। बच्चे इतने विस्तृत, इतने नॉलेजेबल बच्चे हैं और पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न है कि हमारा बच्चा हर फील्ड में काम करे। पहले के तरह से नहीं है, हर गेम में, स्पोर्ट में, हर जगह बच्चे बहुत टैलेंट है और बच्चों के अंदर बहुत क्वालिटी है। बस जो हमारे बीच पेरेंट्स बैठे हैं, हम उनसे एक थोड़ा सा एक शब्द और बोलना चाहेंगे कि हमेशा अपने बच्चों को एप्रिसिएट करिए। वो कुछ भी करता है एप्रिसिएट करिए। वो पढ़ाई करता है, खेलता है, स्पोर्ट में जाता है, जहां भी जाता है ना उसको एप्रिसिएट करें। एक्चुअली क्या एक पेरेंट्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है सर यहाँ पे, चाहे ऑल ओवर इंडिया भी बोल सकते हैं, कि हमेशा जब हम घर जाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं तुमने पढ़ाई कितने घंटे की, तुम क्या लिखे हो दिखाओ, कॉपी दिखाओ, तुम्हारे रिजल्ट क्या है, तुम्हारे मार्कशीट क्या है। तो हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन बच्चों से अभी ना पूछें, पहले उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें। जो भी पेरेंट्स हैं
हम बिजनेसमैन हैं, एक इमोशनल इंटरेक्शन उनके साथ बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है सर कि हम इतने व्यस्त रहते हैं अपने पर्सनल और बिजनेस लाइफ में कि हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं। हाँ। और उनसे एक सौदा करते हैं कि तुम 90% ला दो, 99 ला दो। 90 लाओगे तो भी नाखुश रहते हैं। नहीं वो देखो 95 वो लाया, 95 और लाया 99 बोलते क्या है सर कि आप लाओ, मैं आपको लैपटॉप दिला दूंगा, गाड़ी दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा। वाई, वो आपका बच्चा है, आप उससे समझो कि वो चाहता क्या है, अपने लाइफ में करना क्या चाहता है, उसके साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करो। मोबाइल और टीवी रख करके अलग साइड में, उसके मन में क्या चल रहा है आप समझो, उसके कौन से दोस्त हैं, कौन से सर्किल में वो रहता है, कौन से बच्चों के साथ वो अपना टाइम एक्सपेंड करता है। मॉनिटरिंग करिए, आधा घंटा 1 घंटा क्वालिटी टाइम दीजिए। बहुत खूबसूरत, इसके लिए तालियां एक बार बजाइए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम इतने सख्त हो जाते हैं अपने बच्चों, हमारा बर्ताव इतना सख्त हो जाता है कि हर चीज जो है वो सिर्फ मार्क्स है, परसेंटेज है, डिवीजन है। उसके अलावा बच्चों का एक साइकोलॉजिकल एक पहलू भी होता है, उसको समझने की कोशिश कि अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको आप बैठें, उससे बात करें, उसको समझने की कोशिश करें। और यहाँ तक कि किस तरह की कंपनी में कौन से दोस्त हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी अपेक्षाएं क्या, ये सब जानना बहुत जरूरी। सिर्फ बच्चे का काम नहीं है स्कूल जाना, बक्से उठा के पढ़ के आना और फिर एग्जाम देना, ये उसका काम नहीं है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और दूसरी एक चीज और है कि बच्चों को जैसे मैंने बोला अप्रिशिएट करना। जैसे कोई गेस्ट घर में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उसका परिचय कराते हैं कि मेरा बेटा बहुत शैतान है, बहुत बदमाश है, हाँ, बहुत जिद्दी है। हाँ। अरे क्यों ऐसे करते हो, उसको अप्रिशिएट करो ना, उसके जो क्वालिटी है उसको काउंट कराओ। पर अच्छी क्वालिटी को काउंट नहीं करा के खाली बुरी जो भी क्वालिटी। गेस्ट आते हैं, जो भी लोग, एक्चुअली वो इंटेंशन नहीं रहता है पेरेंट्स का, बस वो खुशी में या कुछ ऐसे बोल देते हैं कि चलो ये संतान है, चाहे ऐसे इस तरह की बातों को बोलते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है इस मंच से सारे पेरेंट्स से कि उसकी अच्छाइयों को काउंट कराओ। उसके सारे जो गेस्ट हैं, चाहे किसी मंच पे ले जाते हैं तो उसको अप्रिशिएट करो कि जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट में अच्छा है, जहां भी वो अच्छा करता है सबके सामने करो, उसको अच्छा फील होगा। एक्चुअली इस तरह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है कि हम इतना करते हैं फिर भी मेरे मदर फादर हमारे बारे में निगेटिव बोलते हैं। लेकिन पेरेंट्स का ऐसा इंटेंशन नहीं रहता, एक माइंड सेट है कि वो परिचय जो कराते हैं ना इस तरीके से कराते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा शैतानी करता है, पढ़ने में ध्यान नहीं देता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सर वो बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए। आपके बच्चे जो है वो हमें बताया गया कि वो हॉस्टल में भी रहते हैं। और हॉस्टल में आजकल मैंने देखा और मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ, कभी कभी सुर्खियों में आता है वारदातें बहुत हो रही, तो उनको एक सिक्योरिटी के तौर पे कि वो ठीक से रहें, अच्छे से रहें, उनके साथ कोई हादसा वगैरह ना हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? सर हमारा जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल जो गोरखपुर में है करीब 1200 बच्चे हैं और हॉस्टल में भी करीब 250 कोएड है सर। और 250 बच्चे हॉस्टल में भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है और बॉयज हॉस्टल है। और उसको मॉनिटरिंग के लिए जैसे आपने बोला है सर कि कॉरिडोर में बहुत सारे आजकल कैमरा मॉनिटरिंग लगा ही रहता है। और उसके बाद वार्डन, असिस्टेंट वार्डन हमारे बच्चों के साथ रहते हैं, अलग से नहीं रहते हैं। उनको अलग से कमरा कोई नहीं दिया गया, बच्चों के साथ ही रहना है, उनके साथ डिनर लंच जो भी ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ करना है। मेन वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, और एक ड्रोम में हम मात्र 30 बच्चों को रखते हैं, 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं रखते हैं। गर्ल्स साइड में गर्ल्स वार्डन, असिस्टेंट वार्डन है, बॉयज़ में बॉयज़ वार्डन है। इस तरह से सारी व्यवस्था रखी गई। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए केवल टॉयलेट बाथरूम छोड़ करके और गर्ल्स के उसमें कॉरिडोर में छोड़ करके सारे जगह कैमरा है। और कैमरे की मॉनिटरिंग 24 होती है, 24/7 होती है। अलग से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी रहती है 8-8 घंटे पे, जो प्रॉपर करते हैं और हर चीज को प्रॉपर हॉस्टल वार्डन और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। प्रिंसिपल मैम भी हमारे कैंपस में रहते हैं, वो भी हमारे बच्चों के साथ डिनर लंच स्नैक्स में हमेशा साथ देते हैं। आजकल के बच्चों में बुनियादी फर्क क्या है, सबसे ज्यादा फर्क क्या है? पहले बच्चे सीधे साधे जवाब नहीं देते थे, अब तो जवाब नहीं दे सर, देते हैं। और सबसे बड़ा नासूर जो है वो है सोशल मीडिया, वो जो उनको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। वो रील्स बनाते हैं, वो पहले टिकटॉक था वहां घुस जाते हैं, इधर उधर, मतलब डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे उनके रीजंस हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मॉडर्निटी जो है अपने साथ कुछ खामियां भी लेके आता है, कमियां भी लेके आता है। अब पुराने जमाने में जो लोग हमारे जमाने में तो पेरेंट्स का ही हमारे जमाने में तो, और हमारे वो थक जाता बच्चा हमारे जमाने में। और लेकिन हमारे जमाने में हर चीज नहीं अच्छी थी, अगर वो कहते हैं उसमें भी कमियां थी। और अब जो आधुनिकता है उसमें भी अच्छाइयां लेकिन उसमें भी कमी। तो बच्चों का
बिहेवियरल पैटर्न कितना बदला है, पहले के बच्चे और आज के बच्चे के बारे में बात करें, और जो इस किस्म के एक मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न थिंकिंग स्कूल में जाते हैं, उनमें कितना फर्क आया है सोच में? देखिए सर, सोशल मीडिया तो थोड़ा नो डाउट कि डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन हम लोगों के जब स्कूल टाइम में तो मोबाइल अलाउड नहीं है, हॉस्टल में भी मोबाइल अलाउड नहीं है, घर में भी पेरेंट्स को मोबाइल देना या सोशल मीडिया पे उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हम वही बोलेंगे कि बच्चों को आजकल जो गूगल जैसे चाहे नेट फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनको नॉलेज को इंक्रीज करना है तो फैसिलिटी देना जरूरी है, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं उसकी मॉनिटरिंग बहुत पर इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आज का बच्चा इज ओवर इन्फॉर्म्ड? उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, जब हम लोग में बहुत सारे वी वर बेरेफ्ट ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और शायद जानना भी नहीं चाहिए था। आज का बच्चा हर चीज जानता है। सर ये जरूरी है और बच्चे जानते भी हैं, और ये रियली बहुत अच्छा चीज है कि बच्चे जो भी है, टीचर जो है ना, आजकल के बच्चों में क्लास में जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाते हैं कि कहीं से कोई बच्चा कोई गलती निकाल ना दे। अब बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट कि वो अगर कुछ गलती होती है तो तुरंत खड़ा होके बोलते भी है कि मैं गलत है। अच्छा, यस, बहुत ये तो बच्चों के अंदर इतनी टैलेंट आ गई है कि सर हम सोच नहीं सकते। आप देखो सर, रिजल्ट जब आते हैं 99% 100%, 500 में 500% मेरे नंबर ख्याल से थोड़े दिन में 101% भी लाएंगे। नहीं 101 नहीं, नहीं, जिस हिसाब से जा रहे, कहाँ रुकने वाले हैं 101 तो ये? नहीं सारी आएगा सीमाएं सर। तोड़ के आगे निकल जाएंगे ये। नहीं, 101 मतलब नहीं आप आएगा, लोग लेकिन- मतलब अगर 60% आता था फर्स्ट डिवीजन तो मिठाइयां बंटती थी मोहल्ले में। जी, जी। 60% लेके आया है लड़का, बहुत काबिल, बहुत होनहार है, फर्स्ट डिविजनर है। आप कहें 60 पर हट भाई, वो देखो उसको 90 तो 90 वाले को भी हटाते हैं, 99.99%। 100% वाले भी होंगे तो वही कह रहा हूं कि ये तो उससे भी आगे निकलने वाले हैं। क्या ऐसी बात हो गई है जो इतना आगे तक ये स्कोर कर पा रहे हैं? देखिए सर, एक कंपटीशन की जो भावना बच्चों के अंदर आई है, हाँ। और एजुकेशन का जो सिनेरियो बढ़ा है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हम सबके लिए कि अगर हम एजुकेटेड हैं, हम एजुकेटेड हैं और अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देना चाहते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। और उसके साथ जो बच्चे आजकल के, नो डाउट कि जो सोशल मीडिया और पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं सर। कहीं से ये बच्चा कैसे अच्छा किया? मुगल सराय से जब आप थे, आपके पिता जो है सरकारी नौकरी में थे, इस बच्चे में ये बदलाव कहाँ से आया जो इधर आ गया इन्वेस्टिंग डैडी की तरफ, और आपको पूरा प्रोत्साहन मिला परिवार की तरफ से व्हेन यू वांटेड टू डू समथिंग एज अनयूजुअल एज दिस? तो एक होता है ना परिवार में, ये कहाँ जा रहे हो, ये स्पेकुलेटिव ट्रेड में ये ठीक नहीं है, ये गैम्बलिंग की तरह वगैरह वगैरह, यहाँ नहीं जाओ, सरकारी नौकरी करो या कुछ और करो, नॉट टू डू। डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन? फैमिली से ऐसा ओपोजिशन तो कभी नहीं देखने के मिला। हालांकि हमारे पेरेंट्स दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, और मैंने शुरू कर दिया बहुत अर्ली एज में स्टॉक मार्केट की तरफ। एक रिलेटिव थे, उन्होंने ले जाके एक जगह एज अ डीलर जॉब लगवा दी, तो वहाँ से शुरू कर दिया। और मैंने ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस नहीं की, मैंने 2 बार प्रिपरेशंस किया, और मैं बैंकिंग में क्लरिकल और पीओ दोनों क्वालिफाई किया। और लेकिन फिर ऐसा लगा कि मन में कहीं आया कि नहीं, शायद फिक्स्ड पैसा कमाने वाली नौकरी मेरे लिए नहीं है, और फिर मैं मूव करता चला गया स्टॉक मार्केट की तरफ। वो कहते हैं कि जब फैसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, कद देखना फिजूल है फिर आसमान का। क्या बात है। तो आपने भी वो सोचा और वो करके दिखाया। जल्दी से बिफोर यू वाइंड अप आप ये बता दें, आप लोगों के आगे का जो रोड मैप है वो क्या है? आप उसको एक स्टेप आगे कैसे ले जाएंगे एजुकेशन को, और जो भी आप कर रहे हैं, जैसे बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न चीज़ों का भी कर रहे हैं, हालांकि ढांचा आपका बुनियादी है, मुझे बताया गया। तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा और आपका क्या होगा? देन विल वाइंड अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आप बताएं सर। एजुकेशन तो ऑलवेज रहेगा हमारे साथ जी, और एजुकेशन में जितना भी किया जाए कम है, और कब सारी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ यूज होती है। सारे डिजिटल जो क्लासरूम है, और हमने शहर में एक सिटी ब्रांच भी जीडी गोइंका का बना रहे हैं, और सारे क्लासरूम में पूरा डिजिटल हम लोगों ने किया है। अभी हमारे गोरखपुर में जैपनीज क्लासेस हम लोग चलाते हैं, फ्रेंच क्लासेस चलाते हैं, जो एक यूनिक है गोरखपुर में।
अच्छा। और इसका ये है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म में कि एजुकेशन में एक ऐसी व्यवस्था हम गोरखपुर में दे रहे हैं और देना चाहते हैं इन फ्यूचर कि यहाँ के बच्चे और यहाँ के पेरेंट्स बाहर जाने के लिए ना सोचें। जो नैनीताल, देहरादून या बम्बे बाहर लोग भेजते हैं, वो सारी सुख सुविधा, वो सारी चीजें हम जीडी गोइंका में देते हैं और बेटर देना चाहते हैं लोग कि पेरेंट्स यहाँ से बाहर जाने के लिए ना सोचें। पर जो आप बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अमीरों के बच्चों की व्यवस्था है, गरीबों के लिए क्या करते हैं? सर गरीबों के लिए भी एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है सर। हमारे पास गरीबों में 80 बच्चे RTE के अंतर्गत गरीब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। आप किसी से फीडबैक ले सकते हैं सर, जो कि कंटिन्यूअस एवरी ईयर मिनिमम 20 से 15 बच्चों को हम फ्री में एडमिशन शिक्षा देते हैं सर। चलिए बस इसी भावना के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। और इसके साथ हमारे और भी कई बिजनेस है, थोड़ा हम बता देते हैं सर। हाँ जी, 2 मिनट। मेरा आदित्य मोटर्स के नाम से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का डीलरशिप है गोरखपुर सराउंडिंग मंडल का। एंड रेनॉल्ट का डीलरशिप है हमारा गोरखपुर के 7 डिस्ट्रिक्ट्स का। और आदित्य फर्नीचर का भी हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप करेंगे है। इतना धन लेके आप? और इतना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप एजुकेशन पे सिर्फ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? एजुकेशन में है सर, नियर अबाउट 700 एम्प्लॉय हमारे अंतर्गत काम करते हैं। और इसको और आगे ले जाने का पूरा प्रयास है कि एक जो हमारे गोरखपुर आदित्यनाथ महाराज जी का एक सपना है कि मैक्सिमम रोजगार देना, तो उस रोजगार में हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम रोजगार हम लोग सारे उपलब्ध कराएं। सपने जो है साकार हों। जी बस सर। गोरखनाथ बाबा से हम यही और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस चीज को भी लेके आगे बढ़े, जिस सपने को लेके आगे बढ़े हैं, वो सब साकार हों, आप और सक्षम बने और समाज की सेवा करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जाने से पहले बताएं कि क्या इसका भविष्य क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मुझे जो करना है मैंने वो शुरुआत कर दी है। और पहले तो मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, जो भी क्या बोलते हैं कि लोग समाज में काम कर रहे हैं। अभी मैं एक यात्रा भी शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं भारत के हर एक गांव में जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं फ्री एजुकेशन दूंगा सबको। अभी भी मैं सबको फ्री एजुकेट करता हूँ। अभी मैं गाँवों में जाके सबको फ्री एजुकेशन पूरे कश्मीर से मैंने सुना है कि जब आप एजुकेट करते हैं इस तरह का एक रेवोल्यूशन आपने लाया है और लोगों को एजुकेट, तो उसके फीस नहीं लेते आप? नहीं, मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ। मैं बाद में बड़ा परसेंटेज ले लेते हैं क्या? नहीं, मैं कोई परसेंटेज कोई फीस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप में सक्षम हूँ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो मैं एजुकेशन के लिए कोई फीस, मतलब मैं कहता हूँ मैं अपना सामर्थ्य दे सकता हूँ लोगों को, लेकिन उसके लिए मैं कोई पैसा लूँ, किसी से चार्ज करूँ, उसके वो लाजिमी नहीं है। साथ ही में मैंने नींव रख दी है स्कूल की, तो स्कूल हम चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा स्कूल वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंदौली में है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमारे एरिया में जिस तरह के कस्बे में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से दिल्ली, मुंबई या पुणे जाकर के पढ़ाई करना बहुत आसान है। बहुत आसान है कि आप जाइए, एडमिशन लीजिए, पैसा फी पे करिए और चले जाइए। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर दिल्ली, बॉम्बे या पुणे का बच्चा यहाँ आके एजुकेशन ले तो वो कैसा हो अपने आप में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अभी हमारा स्कूल का पहला ईयर, और आज की डेट में लगभग 40 बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, सभी जगह से, ऑल ओवर इंडिया, बेंगलोर, कर्नाटक, सभी जगह से बच्चे आके हॉस्टल में रह के स्टे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं उस बात को। और मैंने ये एक चिंगारी तो लगा दी है, और धीरे धीरे ये आग भी लगेगी, और आग लगेगी तो जैसे LTP कैलकुलेटर बड़ा बना, वो एक सोच भी बहुत बड़ी बनेगी। इसके लिए तालियां बजाई और उम्मीद करते हैं कि आप जो सिखाने निकले हैं वो भारत के हर हिंदुस्तानी को इतना अमीर बना दें, हमारे देश को इतना अमीर बना दें कि ये कमबख्त अमेरिका और रशिया और चाइना सब कतार में हमारे पीछे खड़े रहे। इंडिया विल बी द सुपर पावर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अजीत सिंह